नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल के एक नए टॉपिक में, जिसका नाम है वॉलरस का अधिमांग सामान्य संतुलन सिद्धांत, जिसे कहा जाता है वॉलरस का एक्सेस डिमांड थ्योरी। इसे समझने के लिए हम विभिन्न अध्ययन बिंदुओं के आधार पर इस पूरी थ्योरी को समझेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना, सामान्य संतुलन विश्लेषण क्या है, इस संतुलन में कीमत निर्धारण किस प्रकार होता है, इस विश्लेषण का बीजगणितीय मॉडल क्या है, और अंत में हम देखेंगे कि इस संतुलन विश्लेषण में किस प्रकार से कीमत का समायोजन निर्धारित होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो कीमत का निर्धारण होता है, उसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो परंपराएं रही हैं। पहली परंपरा जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल द्वारा स्थापित थी, जिसे कि आंशिक संतुलन विश्लेषण कहा जाता है, और द्वितीय जो प्रचलित परंपरा हुई वो वॉलरस द्वारा स्थापित सामान्य संतुलन विश्लेषण कहलाता है। आंशिक संतुलन विश्लेषण स्थिति के यथावत रहने, जिसे हम कह सकते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इस आधार पर, इस मान्यता पर आधारित है, जबकि किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन शेष क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। इस प्रकार इसमें यदि एक वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है तो यह अन्य वस्तुओं की मांग को प्रभावित नहीं करेगी। अर्थात परिस्थितियां इस प्रकार की है कि अगर एक कोई कारक परिवर्तनशील है तो परिवर्तन उसी में ही हो ये आवश्यक है या नहीं भी है, परंतु दूसरा कारक उस प्रथम कारक के परिवर्तन से प्रभावित हो या ना हो यह कतई आवश्यक नहीं है। ये कहलाएगा आपका आंशिक संतुलन विश्लेषण। उद्योग के लिए अगर मांग वक्र की बात करें तो विभिन्न कीमतों पर उसके उपभोक्ताओं के द्वारा कितनी कितनी मात्रा मांगी जाती है, जबकि उद्योग का पूर्ति वक्र बताता है कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वह उद्योग वस्तु की कितनी कितनी मात्रा बेचने को तैयार है। वह विशेष कीमत जिस पर की वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी पूर्ति की मात्रा के बराबर होती है, वह अंततः बाजार में ही निश्चित होती है। ये प्रक्रिया जो है वो सामान्य संतुलन के द्वारा ही स्थापित होती है। अब किस प्रकार से सामान्य संतुलन में ये अवधारणा प्रचलित है, ये हम आगे की स्लाइड्स में समझने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं सामान्य संतुलन सिद्धांत या सामान्य संतुलन विश्लेषण क्या बताता है। सामान्य संतुलन विश्लेषण में एक वस्तु की कीमत की व्याख्या अन्य वस्तुओं की कीमत से स्वतंत्र रूप में निर्धारित होने की नहीं की जाती। अर्थात यह विश्लेषण बहु बाजार संतुलन की ओर दृष्टिपात करता है तथा उस उपाय का विचार करता है जिसमें एक आर्थिक प्रणाली में संपूर्ण वस्तुओं की कीमतें प्रत्येक अपनी लचीली कीमत बाजार, जिसे फ्लेक्स प्राइस मार्केट में एक साथ निर्धारित होती है, कहा जाता है। वस्तुओं तथा साधनों की कीमतों एवं मात्राओं के बीच अंतः संबंध तथा पारस्परिक निर्भरता की व्याख्या करना तथा सभी वस्तुओं और साधनों की सापेक्ष कीमतों के निर्धारण, जिसमें कि वे अनुपात जो विभिन्न वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, साथ ही विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन करने के विभिन्न साधनों के भी अनुपात, इन संपूर्ण की व्याख्या जो है वो सामान्य संतुलन विश्लेषण में होती है। अर्थात सामान्य संतुलन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करने की बात की जाती है, चाहे वह वस्तु की कीमत का निर्धारण हो या फिर साधन की कीमत का निर्धारण हो। समस्त कीमतों के और उनके आपस के अनुपातों का निर्धारण सामान्य संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। आगे हम देखते हैं एक समीकरण है जिसके आधार पर सामान्य संतुलन विश्लेषण जो है वो निर्धारित हो पाता है। सिमल्टेनियस इक्वेशन, जिसे कहा जाता है युगपत समीकरण, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तु की मांगी गई मात्रा का वर्णन इस समीकरण के द्वारा की जाती है। जो वस्तु की मांगी गई मात्रा है वह विभिन्न वस्तुओं की कीमत का फलन होता है। अर्थात
अगर हम किसी वस्तु की मांग करते हैं तो वह उन विभिन्न वस्तुओं की कीमतों पर ही निर्भर होती है। फलन का तात्पर्य ये है। क्वांटिटी डिमांडेड अगर कोई मांगी जाती है तो P1, P2, P3, Pn से लेके ये समस्त कीमतें हैं जो वस्तुओं की कीमत है वह मांगी गई मात्रा को निर्धारित करती है। उसी प्रकार अगर हम पूर्ति पक्ष में देखें तो विभिन्न साधनों की कीमत, उत्पादन क्षेत्र में विभिन्न साधनों की कीमत पर उत्पादन साधनों की मांग की जाती है। इस समीकरण के माध्यम से हम ये निर्धारित कर पाते हैं कि वस्तुओं तथा साधनों की कीमतों और मात्राओं के बीच अंतः संबंध और पारस्परिक निर्भरता होती है। अंततः सभी वस्तुओं और सापेक्ष कीमतों के निर्धारण वे अनुपात जिसमें विभिन्न वस्तुएं को उत्पादित की जाती है, इन समस्त साधनों के भी किन अनुपातों का प्रयोग किया जाता है, यही जो है सामान्य संतुलन सिद्धांत हमें बताता है। अगले क्रम में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कीमत का निर्धारण होता है और कीमत के निर्धारण में मुख्य रूप से माना गया है दो पक्ष महत्वपूर्ण है। पहला मांग पक्ष और दूसरा पूर्ति पक्ष। इस रेखा चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से संतुलन की स्थिति निर्मित होती है। रेखा चित्र में हम देखेंगे डी वस्तु का मांग वक्र है जो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है। एस उस वस्तु का पूर्ति वक्र है जो बाएं से दाएं की ओर ऊपर की ओर चढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। मांग और पूर्ति बिंदु ई पर संतुलन में है जिस पर कि दो वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि केवल ओपी कीमत पर ही मांग की गई वस्तु की पूर्ति और उसकी मांग की गई मात्रा वो दोनों बराबर हैं। अतः यदि मांग और पूर्ति के ये वक्र दिए हुए हों तो वस्तु की कीमत ओपी निर्धारित होगी। इस ओपी कीमत पर वस्तु की ओ क्यू मात्रा खरीदी एवं बेची जाती है। अतएव हम ये कह सकते हैं कि ओ क्यू जो है वो संतुलन की मात्रा है, अर्थात इसी मात्रा पर संतुलन कीमत ओ पी पर ओ क्यू की मात्रा जो है वो बाजार में उपलब्ध होगी खरीदने और बेचने के लिए। यदि कीमत इस संतुलन कीमत से अधिक होती है, मान लीजिए यह ओ पी डैश हो जाए, तो उस पर क्रेता पी डैश एल मांग करेंगे जबकि विक्रेता पी डैश के बेचने को तैयार है। इस प्रकार एल के एक्सेस सप्लाई या अतिरिक्त पूर्ति कहलाएगी। अब इस मात्रा को ओपी पर उपभोक्ता फिर से खरीदने को तैयार नहीं होंगे। ओपी डैश इस कीमत पर कोई उपभोक्ता, चूंकि यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है और मांग कम है तो फिर से पुनः यहाँ संतुलन स्थापित होगा, कीमत गिरकर ओपी पर फिर से आ जाएगी और यहाँ संतुलन पुनः निर्धारित होगा। अगर हम देखें वस्तु की कीमत संतुलन कीमत ओपी से कम है, मान लीजिए ओपी डबल डैश है, तो उस पर जो क्रेता है वह इस वस्तु की मांग करेंगे। तो एच अगर पूर्ति है और टी तक अगर वस्तु की मांग की जाती है, यहाँ हम देखते हैं कि मांग अधिक की जा रही है जबकि पूर्ति कम उपलब्ध है। पुनः इस अवस्था में अर्थशास्त्र के मांग के नियम के आधार पर हम देखें तो अगर मांग अधिक है पूर्ति कम है तो वस्तु के कीमत में बढ़ोतरी की संभावना होती है, अर्थात हम देखेंगे एच टी जो है वो अतिरिक्त मांग है। जिन उपभोक्ताओं को इच्छित मात्रा में वस्तु प्राप्त नहीं होंगी वे उसे प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे और इस प्रक्रिया में जो वस्तु की कीमत है वो बढ़ते जाएगी। इस प्रकार पुनः संतुलन कीमत ओपी तक बढ़ जाने की प्रवृत्ति निर्मित होगी। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि जब भी मार्केट में कीमत संतुलन कीमत से ऊपर या नीचे होती है तो कुछ ऐसी शक्तियां काम करती हैं जो कीमत को पुनः संतुलन कीमत पर स्थापित कर देती हैं। चूंकि ये महत्वपूर्ण शक्तियां हैं मांग और पूर्ति, मार्केट मैकेनिज्म कहा जाता है जिसे, वह संतुलन कीमत को मांग और पूर्ति के माध्यम से निर्धारित करती हैं। हम अगले क्रम में इस विश्लेषण के एल्जेब्रिक मॉडल को देखेंगे, अर्थात कीमत निर्धारण का बीजगणितीय मॉडल।
पूर्ण प्रतियोगिता में मांग और पूर्ति द्वारा कीमत निर्धारण का बीजगणितीय विधि से भी हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं। प्रस्तुत समीकरण में हम देखेंगे वस्तु की मांग की मात्रा अर्थात QD, उसकी पूर्ति की मात्रा QS, दोनों ही कीमत के फलन है अर्थात कीमत पर निर्भर करते हैं। इस आधार पर हम देखेंगे प्रथम समीकरण QD इज इक्वल टू A प्लस BP। यहाँ QD मांग की मात्रा है, P वस्तु की कीमत, A और B स्थिर तत्व है, कॉन्स्टेंट्स है। स्थिर तत्व B मांग वक्र की ढाल को दर्शाता है और यह ऋणात्मक होता है क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर यह गिरता हुआ होता है। मांग के नियम के आधार पर यह इसकी स्थिति ऋणात्मक होती है, जो वस्तु की मांग की मात्रा और उसकी कीमत में ऋणात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है। पूर्ति फलन हम देखेंगे QS इज इक्वल टू C प्लस GP। समीकरण की द्वितीय स्थिति जिसके अंतर्गत QS वस्तु की पूर्ति मात्रा, P उसकी कीमत को व्यक्त करते हैं, C तथा G स्थिर तत्व है। G पूर्ति वक्र की ढाल को दर्शाता है जो कि धनात्मक है। इसका तात्पर्य यह ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा और वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति मात्रा में धनात्मक संबंध को यह प्रदर्शित करता है। संतुलन की अवस्था में वस्तु की मांग की मात्रा और उसकी पूर्ति मात्रा एक समान होती है, जो कि तीसरी स्थिति में इस समीकरण के अंतर्गत दर्शाया गया है। कीमत निर्धारण का मांग पूर्ति मॉडल, जब हम तीनों समीकरणों को मिलाकर इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं तब हमें संतुलन कीमत तथा मात्रा जो है वो निर्धारित हो पाती है। दोनों समीकरणों में अगर हम संबंध स्थापित करने की कोशिश करें तो हमें प्राप्त होता है, अगर हम QD इज इक्वल टू QS स्थापित करते हैं तो QD इज इक्वल टू A माइनस BP और QS की जगह C प्लस GB रखें तो हम देखते हैं जो कांस्टेंट है वो एक तरफ हो जाएंगे और उसके बाद हम क्रमशः समीकरण को सॉल्व करते जाते हैं। प्राइस जो कॉमन है वो अलग हो जाएगा, कांस्टेंट निकल जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं P इज इक्वल टू C माइनस A अपॉन B माइनस G। ये अंतिम समीकरण निर्धारित होता है जिसके आधार पर संतुलन कीमत जो है वो पाई जाती है अंतिम रूप से। अब हम देखते हैं अंतिम रूप से कीमत समायोजन वॉलरस के आधार पर कैसे होता है। तो वॉलरस कहते हैं कि कीमत परिवर्तन के द्वारा बाजार में मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित होता है। संतुलन लाने के लिए कीमत समायोजन शक्ति का कार्य करती है। बाजार में मांग आधिक्य की स्थिति में वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप क्रेता एवं विक्रेता क्रमशः अपने मांग एवं पूर्ति वक्र के साथ साथ ऊपर की ओर चलकर पुनः बिंदु E पर संतुलन में होंगे। इस प्रकार वॉलरस के इस सिद्धांत में हम देख पाते हैं कि क्रेता एवं विक्रेता अपने मांग एवं पूर्ति वक्र में किस प्रकार से संतुलन स्थापित करते हैं, जिसके माध्यम से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संतुलन निर्धारित हो पाता है। वॉलरस के इस सामान्य संतुलन सिद्धांत में कीमत एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके आधार पर मांग और पूर्ति ये दोनों मिलकर समायोजन शक्ति, जिसे कि कीमत के नाम से व्यक्त किया गया है, कीमत एक समायोजन शक्ति के रूप में उभर के आता है इस विश्लेषण में, जो कि मांग और पूर्ति के साथ में मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संतुलन प्राप्त करने की कोशिश करता है। इस प्रकार वॉलरस का विश्लेषण हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले क्रम में पुनः नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।